जी हां साथियों, तो राव सिंहा के बाद में इस वंश में एक हुए थे राव आस्थान। राव आस्थान भी कहते हैं इनको, राव आसनाथ भी कहते हैं। जी हां, ये वही आस्थान या आसनाथ जी हैं जिनके ऊपर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का अटैक हुआ था। ये वही जलालुद्दीन खिलजी हैं जो अलाउद्दीन खिलजी का ससुर था या चाचा था। और जलालुद्दीन खिलजी ने आस्थान को मार दिया था। और राव आस्थान के 12 पुत्र थे। जी हां, 12 पुत्र। और उस 12 पुत्रों में एक पुत्र का नाम सुना होगा आपने, राव धांधल। राव धांधल ये थे कोलूमंड में। एक थे इनके पुत्र राव वीरम। ये राव वीरम थे खेड़ू गांव में। और एक थे इनके पुत्र राव सलखा। कहीं के पे नाम राव सलरवा भी मिल सकता है। राव सलखा ये झालामंड क्षेत्र में थे। एक का नाम था राव दूहड़। राव दूहड़ जो है सेतरावा गांव में चले गए थे। सेतरावा वर्तमान में जोधपुर और बाड़मेर के बीच में। ये वही राव दूहड़ हैं जिन्होंने चक्रेश्वरी माता या फिर जिन्हें नागणेची माता भी कहा जाता है, जो कि राठौड़ों की कुल देवी हैं, उनका मंदिर बनवाया था। और ये मंदिर, ये मूर्ति लेकर आए थे दक्षिण भारत से, कर्नाटका से। एक थे राव रायपाल। राव रायपाल इन्हीं के वंशजों में 17वीं पीढ़ी का एक वंशज था जिसका नाम था सुभट सेन। और उसी सुभट सेन का बेटा था जिसका नाम था नेणसी। और इसी के आधार पर हम मारवाड़ के इतिहास की बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं। खैर, हम लौटते हैं इधर वाली साइड में। राव धांधल एक लोक देवता थे कोलूमंड में, जो कि कोलूमंड पहले था अपने जोधपुर में, लेकिन वर्तमान में गहलोत साहब ने फलोदी में डाल दिया है। कोलूमंड के राव धांधल जी के बेटे थे राव पाबू राठौड़। इनका तो नाम सुना होगा, पाबू जी। जी हां, ये दोनों ही लोक देवता थे। एक इनके और भी भाई थे जिनका नाम था राव मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जी भी हुए थे जो कि मालानी गांव में रहते थे। धांधल जी, पाबू जी और मल्लीनाथ जी ये लोक देवता हैं। और इन्हीं वीरम के एक वंशज थे जो नेक्स्ट पीढ़ी यहां से चली, जिनका नाम था राव चूड़ा। और राव चूड़ा के जो बेटे थे इनका नाम था राव रणमल। और रणमल के पुत्र थे जिनका नाम था राव जोधा। ठीक है, पाबूजी राठौड़ की हम बात करें तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि राव धांधल जी जो थे वह, इनकी जो पत्नी थी वो एक अप्सरा थी। कहानियों में यह मिलता है, इनकी एक पत्नी थी, अप्सरा थी। इतिहास क्या है, कहानी यही तो है। इनकी पत्नी थी एक अप्सरा। दरअसल क्या हुआ था कि एक बार धांधल जी जो है वह कोलूमंड क्षेत्र के अंदर नदी के किनारे नहाने के लिए गए। और वहां पर देवलोक से एक अप्सरा जो है उस तालाब में नहाने के लिए आई। और अप्सराओं की खासियत यह होती है कि उन अप्सरा को कोई देख नहीं सकता। अगर अप्सरा को के ऊपर किसी की नजर पड़ जाए तो अप्सरा दोबारा स्वर्गलोक जा सकती नहीं। और राजा धांधल की नजर उस अप्सरा पर पड़ गई नहाते समय। तब राजा धांधल ने जब देखा उस अप्सरा को, तो अप्सरा ने कहा कि हे मनुष्य, तुमने मुझे देख लिया है, अब मैं स्वर्गलोक जा नहीं सकती। अब मेरा स्वर्ग का मार्ग जो है वह बंद हो चुका है। अब मुझे तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा। तो राजा धांधल जी ने कहा, मैं भी यही चाहता था, आई ऑल्सो मैरी विद यू। तो अप्सरा ने शादी कर ली धांधल जी से। और उसी अप्सरा से पुत्र हुए थे पाबू जी। ठीक है, लेकिन अप्सरा की एक शर्त थी धांधल जी को कि जब भी मैं इस पाबू को दूध पिलाऊं तब आप मेरे बेडरूम में नहीं आओगे। राजा धांधल ने कहा कि मुझे शर्त मंजूर है। अप्सरा पाबू जी को जब दूध पिलाती थी तो शेरनी बन के दूध पिलाती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, राजा धांधल जी को वो बात याद नहीं रही
और वो अचानक से उस बेडरूम में चले गए और उन्होंने वहां दृश्य देखा तो हक्के बक्के रह गए कि उनके पुत्र को, बाबूजी को, एक शेरनी दूध पिला रही है। वो तुरंत शेरनी से अप्सरा के रूप में आई और राजा धांधल से कहा कि आज से हमारा कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। आपसे मैंने क्या कहा था कि जब भी मैं अपने बालक को दूध पिलाऊं तो आप बेडरूम में नहीं आओगे। और वो अप्सरा स्वर्गलोक चली गई और बाबूजी जो हैं मातृत्व से विहीन हो गए। बाद में इनको पाल पोस के दूसरी माँ ने बड़ा किया था। खैर ये छोटी छोटी स्टोरियां हैं बहुत सारी। बाबूजी एक चर्चित लोक देवता के रूप में भी विख्यात हुए, इनके पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन मेन मुद्दे पर हम आते हैं, यहां की बात पर, राव चूड़ा पर। देखिए, राव आस्थान के बेटे थे राव वीरम। आस्थान की भी अगर मैं बात करूं तो ये आस्थान, देखिए मैंने लास्ट वाले वीडियो के अंदर आपको ये बताया था कि राव सिंहा लूणी और पाली के बीच में आकर बसे थे और मारू लाखा और फुलानी लाखा से जनता की रक्षा की थी। और राव सिंहा एक बार जब द्वारका जा रहे थे तो द्वारका में वहां पर सोलंकियों का शासन था। और सोलंकी और चावड़ा, देखो गुजरात में चावड़ा राजपूत थे। अगर आप सोचते हो कि राजपूतों में राजस्थान में ही है केवल गहलोत ने, सिसोदिया ने, कछवाहा ने, राठौड़ यही हैं, तो गलत सोच रहे हो। पूरे हिंदुस्तान में राजपूत हैं और सबसे ज्यादा राजपूतों की जनसंख्या है यूपी और बिहार में। राजस्थान का तो बहुत बाद में नंबर आता है। वैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में राजपूत है। तो गुजरात में भी है, चावड़ा है, दाहिमा है, सोलंकी है, ये गुजरात में वाघेला है। तो वहां पर चावड़ा और सोलंकियों के बीच में लड़ाई चल रही थी। और चावड़ा और सोलंकी जब आपस में लड़ रहे थे तब सोलंकियों ने राव सिंहा की सहायता मांगी चावड़ाओं के विरुद्ध। और चावड़ाओं ने धोखे से राव सिंहा को गुजरात में मेवानगर के पास में मार दिया था। और उनका जो लड़का है जिनका नाम है आस्थान या आसनाथ, ये आसनाथ रहता था गुंदोज गांव में। आपने यदि नाम सुना हो तो पाली के पास में एक गांव है गुंदोज, वहां रहते थे राव आस्थान। और ये गुंदोज उनका ननिहाल था, यहां प्रॉपर उनका घर नहीं था, ना इनके पास में राजपाट था। तो हुआ यूं कि गुंदोज में रहते रहते आसनाथ थोड़े से बदमाश भी थे। नोटोरियस बालक होता है ना तो बदमाश होता है, ठीक है। तो वहां पर एक बुढ़िया आई, एक डोकरी आई, और वो डोकरी जो है, बुढ़िया है, उसने आस्थान को कहा कि बेटा मेरे पास में ये बड़ा सा जो है कंडे से भरा हुआ, कंडे समझते हो, छाने होते ना, ये मेरे पास में गोबर के जो थेपले हैं, छाने हैं, कंडे हैं, इसका जो टोकरी है मेरे सिर के ऊपर रख दे। तो आस्थान ने रखने की बजाय वो टोकरी उस डोकरी के ऊपर खाली कर दी, बदमाशी कर दी। नोटोरियस है, छोरे होते ही बदमाश। तो उसको कहा आस्थान को, उसको ताना मारा कि इतनी पड़े पड़े यहां ननियाल में तू दादागिरी कर रहा है, दादागिरी करनी है तो अपने घर पे कर। तो राव आस्थान से सहन नहीं हुआ और वे गुंदोज गांव छोड़ के ईडर आ गए थे। और यही ईडर में उनका युद्ध हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ईडर में राव आस्थान को मार दिया था। और राव आस्थान के 12 पुत्र जो है वह इधर उधर भटकने को विवश हो गए थे। आगे बात करें तो राव आस्थान के एक बेटे थे जिनका नाम था राव वीरम। ये खेड़ू गांव में रहते थे। ये खेड़ा नाना सा छोटा सा गांव है, मारवाड़ में मंडोर के जस्ट पास में 60-70 घर होंगे, वहां पे ज्यादा नहीं होंगे। ये खेड़ू गांव में रहते थे राव वीरम, और इन्हीं के पुत्र थे राव चूड़ा। जी हां, मैं राव चूड़ा की बात कर रहा हूं, यहां पर राव चूंडा की बात नहीं कर रहा हूं। राव चूड़ा, बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। राव चूंडा जो है ना, वो चूंडा मेवाड़ में थे, राणा लाखा के बेटे थे, मोकल के बड़े भाई, कुंभा के ताऊ जी। और ये है राव चूड़ा, मारवाड़ का सबसे प्रतापी शासक था। ये सबसे शक्तिशाली, सबसे बलशाली शासक राव चूड़ा। देखिए, राव चूड़ा के पड़ोस में था जैसलमेर, और जैसलमेर में वंश था भाटी। ये जैसलमेर वाले भाटी पहले पूगल में रहते थे, बीकानेर पूगल में। बाद में ये रहने आ गए थे कहां पर? जैसलमेर में। और भाटियों और राठौड़ों के बीच में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था।
क्यों रहता था, इसके पीछे की कहानी को समझो। दरअसल पहले जमाने में क्या था कि ये जितने भी राजे रजवाड़े थे ना, वह उनकी खासियत थी कि वह किसी भी खानदान से एक बार लड़की ले आते थे ना, तो उस खानदान पर परमानेंट मोहर ठोक देते थे कि उस खानदान की लड़की हमारे खानदान में ही ब्याही जानी चाहिए। अगर दूसरे खानदान में ब्याही गई तो तलवारें खींच लेते थे, युद्ध के युद्ध हो जाते थे। जैसे मैं आपको बताऊं, चौहानों ने मोहर लगा रखी थी सोलंकियों पर, तो जितनी भी चौहान राजवंश के अंदर लड़की आई वो गुजरात की सोलंकी वंश की थी। जैसे कि आप महाभारत काल में देखो तो हस्तिनापुर ने मोहर लगा रखी थी काशी के ऊपर, तो जितनी भी काशी की कन्याएं होती थी वो हस्तिनापुर ही आती थी। वैसे के वैसे इन राठौड़ों ने मोहर लगा रखी थी भाटियों पर कि भाटियों की जितनी भी छोरियां हैं वो सारी राठौड़ों में आनी चाहिए, गलती से दूसरे खानदान में नहीं जानी चाहिए। तो एक भाटी राजकुमारी थी, देखो भाटी राजकुमारी है तो उसको भटियाणी रानी बोलेंगे। देखो राजपूतों की और दूसरी जातियों की बहुत डिफरेंट आदत है। जैसे कि दूसरी जातियों में औरतें जो हैं वह पति का नाम मुंह से नहीं लेती, रमेश यारा पापा, फलान जीरा पापा या टिंकुरा पापा ऐसे बोलते हैं। और राजपूतों में उल्टा है, राजपूतों में रानियों का नाम मुंह से नहीं लेते, नाम अटकता है। भाटी खानदान से तो भटियाणी रानी, सोलंकी खानदान से तो सोलंकी रानी, देवड़ा खानदान से तो देवड़ी रानी, सोनगरा खानदान से तो सोनगरी रानी। समझ रहे हैं ना आप? हाड़ा वंश से तो हाड़ी रानी, ऐसे बोलते थे। तो भटियाणी रानी था, ठीक है। उस भटियाणी रानी की शादी जो है वह पूगल में हो रही थी। पूगल में, पूगल के राजकुमार से उसकी शादी हो रही थी। राव चूड़ा को पता चला कि मेरे खानदान की लड़की मेरे खानदान में आनी चाहिए भाटी राजकुमारी, वो पूगल वाले कैसे ले जा रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा बारात जाते समय बहुत सारे युद्ध भी होते थे, इसलिए राजपूतों में कभी भी बारात जाते समय महिलाएं साथ नहीं जाती। तो बारात को रोकने के लिए राव चूड़ा चले गए और रास्ते में एक जगह पड़ती है, आपने सुना होगा पोखरण के पास में लाठी, जहां पर पोखरण परमाणु विस्फोट हुआ था। एक नाम सुना होगा चांदरण। ये चांदरण नाम का जो इलाका है, जिसे राजस्थान में रेगिस्तान का नलकूप कहते हैं, इस चांदरण नाम के स्थान पर राव चूड़ा ने बारात को रोका और पूगल के राजपूतों से युद्ध किया। और इस युद्ध करते वक्त उस लड़की को वहां से उठाया, मतलब बारात को लूटा और लड़की को उठाया, जिसका नाम था चांद कंवर। जी हां, चांद कंवर। इस चांद कंवर को चलती हुई बारात से उठाया था राव चूड़ा ने। और जो ही पति के शहीद होने के बाद में जब चांद कंवर नाम की सती नारी को राव चूड़ा ने वहां से उठाया, तो तुरंत उस चांद कंवर नाम की महान वीरांगना ने अपना हाथ काट दिया, जिस हाथ को राव चूड़ा ने टच किया था। लेकिन उसके बावजूद भी, हाथ कटने के बावजूद भी, राव चूड़ा चांद कंवर को लेकर मेहरानगढ़ जोधपुर आ गए। जोधपुर जब वो खेड़ू पहुंचे तो चांद कंवर लंबे समय तक जीत नहीं पाई, और इन्हीं चांद कंवर की याद में राव चूड़ा ने जोधपुर में एक बावड़ी बनवाई थी, जिसको कहते हैं चांद बावड़ी। और इसी चांद कंवर और राव चूड़ा के जो पुत्र हुए थे, उनका नाम था राव रिडमल, जिन्हें आप राव रिडमल या राव रणमल भी कहते हैं। राव रिडमल या राव रणमल की भी बहुत अनोखी कहानी है। कभी फुर्सत में इस कहानी पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इस कहानी से हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली कहानी में। इतिहास के पन्नों के साथ में जुड़ते रहिए मेरे साथ। मैं आपका साथी गोविंद मालविया।